So guys, welcome to the series of polity lecture. And in today's lecture 1, we are going to discuss about political and historical background of India. In our previous class, I have discussed the syllabus. तो syllabus मैंने डिस्कस कर दिया है इंडियन पॉलिटी का. आप प्रीवियस क्लास में जाके syllabus को देख सकते हैं. तो जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. कैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है और कैसे पूरी डेवलपमेंट होती है. सो दिस इज़ आवर लेक्चर. This is my channel Revolution Begins. You can support me by subscribing the channel. And the political background of India is here. As you can see, I have mentioned political world order of 16th century. तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चल रहा है, पूरे दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, हमें वो देखना पड़ेगा. तो हम पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर 16th सेंचुरी देखेंगे पहले. फिर हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में. जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक प्राइवेट बॉडी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. फिर हमारे पास है ब्रिटिश क्राउन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड. तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड का क्या रोल होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने में. देन वी हैव वाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने की ज़रूरत क्या हुई. तो आज की जो क्लास है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड है. अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो एक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी. सो स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला टॉपिक जो है पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ 16th सेंचुरी. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ 16th सेंचुरी मैं यहाँ पे लिख के रखा हुआ है. तो वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड मेंशन किया है वर्ल्ड ऑर्डर. वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कोई भी पॉलिटिकल फिलॉसफी, कोई भी आइडियोलॉजी जो उस सेंचुरी को ड्राइव करती है. जैसे आज 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, तो 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी. जितनी ज़्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, वेल डेवलप्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी कंट्री सेफ होगी, उतनी ज़्यादा आप पावरफुल होंगे. इसी तरह जो 15th सेंचुरी से जब हम 16th सेंचुरी में आते हैं, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है 16th सेंचुरी, तो 16th सेंचुरी की क्या आइडियोलॉजी होती है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं. पॉलिटिकल फिलॉसफी या फिर फिलॉसफी ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. तो जो 16th सेंचुरी जब नया नया इवॉल्व होता है तो उसमें जो पॉलिटिकल फिलॉसफी बनती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं. एज मच एज यू बुलियनाइज, एज मच एज यू कॉलोनाइज, एज मच यू बिकम प्रॉस्परस एंड पावरफुल. इसका मतलब हुआ कि जितने ज़्यादा आपके पास बुलियंस होंगे, जितने ज़्यादा आपके पास कॉलोनीज होंगी, उतने ही ज़्यादा आप प्रॉस्परस और पावरफुल बन जाएंगे. तो यहाँ पे जो दो कीवर्ड्स हैं बुलियंस और कॉलोनीज, इनका क्या मतलब है. बुलियंस का मतलब है गोल्ड और कॉलोनीज का मतलब है कोई भी एक छोटा सा लैंड मास जिसे हम कैप्चर करते हैं बाय द मीडियम ऑफ पॉलिटिकल एनेक्सेशन, बाय द मीडियम ऑफ वॉर, बाय द मीडियम ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ताकि हम उससे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेंस ले सकें, उससे हम राजनीतिक और आर्थिक लाभ ले सकें. अब ये जो आइडियोलॉजी है ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड कलेक्ट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज कलेक्ट करने की, ये जो आइडियोलॉजी है इससे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हैं और वो बाहर निकलती हैं बुलियंस और कॉलोनीज़ को गेन करने के लिए. अब गोल्ड हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ट्रेड. जैसे आज आप मॉडर्न इंडिया में भी देखेंगे, फिर मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखेंगे, ट्रेड इज़ द मीडियम टू गेट मोर एंड मोर मनी, टू गेट मोर एंड मोर इकोनॉमी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम ट्रेड करते हैं तो हमको डॉलर में या फिर रुपी में या फिर अदर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस हैं उसमें हमें पैसे मिलते हैं. बट जो ट्रेड रिलेशन था या फिर जो ट्रेड था 16th सेंचुरी का, उसका जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो था गोल्ड. गोल्ड के रूप में ही हमें सारी चीज़ें मिलती थी. तो जो ट्रेड था वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है बुलियंस को इकट्ठा करने में, गोल्ड को इकट्ठा करने में. अब ट्रेड से क्या होगा, ट्रेड से जब हम ट्रेड करेंगे तो हम हमारे ट्रेड रिलेशंस बनेंगे और ट्रेड रिलेशन कन्वर्ट होंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन कन्वर्ट होंगे पॉलिटिकल रिलेशंस में, और पॉलिटिकल रिलेशंस जब हमारे बनेंगे तो हम वहाँ पे करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी, और पॉलिटिकल एक्टिविटी से हमारे पास आएगा पावर ऑफ पॉलिटिकल एनेक्सेशन. तो ये जो मैंने आपको साइकिल बताई, इस साइकिल को ही फॉलो करते हैं ब्रिटिशर्स, और इंडिया पे वो अपना कब्जा करते हैं, वहाँ से गोल्ड लेते हैं और गोल्ड से भी ज़्यादा वो इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, जिससे उन्हें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गेंस होता है. तो आपको होपफुली ये साइकिल समझ में आई होगी किस तरह से हम ट्रेड करेंगे, फिर ट्रेड से ट्रेड रिलेशन बनेगा, फिर इंटरनेशनल रिलेशन आएंगे, फिर पॉलिटिकल रिलेशंस डेवलप होंगे, पॉलिटिकल रिलेशन से हम फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे और पॉलिटिकल एनेक्सेशन कर पाएंगे. तो ये जो आइडियोलॉजी होती है, अब हम देखेंगे इस आइडियोलॉजी के साथ कैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ चलती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ चलती हैं और इंडिया में आती हैं. सो हम ये चीज़ें देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में. सो यू कैन सी 16th सेंचुरी यूरोप. 16th सेंचुरी का मैंने यहाँ पे मैप लगा के रखा हुआ है. इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे कंट्रीज़ बाहर निकलती हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में पोर्चुगल होता है. पोर्चुगल पहली कंट्री होती है जो बाहर निकलती है ट्रेड करने के लिए, बुलियंस कमाने के लिए. तो जब ये बाहर निकलते हैं ट्रेड करने के लिए तो इनके जो नेबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. पहले पोर्चुगल के बाद निकलता है
इंग्लैंड के बाद निकलते हैं फ्रेंच के बाद निकलते हैं डचेस, और ऐसी कई सारी कंट्रीज़ जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं ट्रेड रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। और ये क्यों निकल रही हैं? ये सिर्फ निकल रही हैं आइडियोलॉजी के बेस्ड पे, जो आइडियोलॉजी है 16th सेंचुरी की, पावरफुल और प्रॉस्परस बनने की। तो इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट होता है जब पोर्टुगल बाहर निकलते हैं? तो वास्को डी गामा आते हैं, आपको पता होगा वास्को डी गामा इंडिया में आते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पोर्चुगीज़ आते हैं, डचेस आते हैं, इंग्लिश आते हैं और फ्रेंच आते हैं। यही क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना है। इन्हीं क्रोनोलॉजी में जो है तो फॉरेन पावर्स या यूरोपियन पावर्स इंडिया में आती हैं। तो पहले पोर्चुगीज़ आते हैं, फिर डचेस आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। अब ये चारों पावर इंडिया तो आती हैं, बट सबसे डोमिनेंट पावर जो निकल के आती है वो होती है इंग्लिश, या फिर मैं कहूँ ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब ट्रेड करने के लिए आती है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने के लिए आते हैं, तो उन्हें दो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब वो दो चैलेंजेस क्या हैं? पहला चैलेंज है एक्सटर्नल चैलेंज और दूसरा चैलेंज है इंटरनल चैलेंज। तो इंटरनल चैलेंज भी हम देखेंगे और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी देखेंगे। अब एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या हैं? एक्सटर्नल चैलेंजेस यही हैं जो पोर्चुगीज़ हैं, डचेस हैं, फ्रेंच हैं, या फिर जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनके एक्सटर्नल चैलेंजेस के रूप में आते हैं। जो इंटरनल चैलेंज है, इंटरनल चैलेंज में हम देखेंगे लोकल रूलर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो लोकल रूलर्स हैं वो किस तरह से इंटरनल चैलेंजेस के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के सामने आते हैं। तो हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से इंग्लिश सप्रेस करते हैं। सो यू कैन सी हियर, यस, स्ट्रगल बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडिया। अब इंडिया में जो यूरोपियंस रह रहे हैं उनके बीच में कैसे आपस में एक स्ट्रगल होता है। तो आप देखेंगे पोर्चुगीज़ हैं, डचेस हैं, इंग्लिश हैं, फ्रेंच हैं। अब सबको अपना डोमिनेंस क्रिएट करना है इंडिया में, बट जो इंग्लिश होते हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पावर निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोर्चुगीज़ हैं वो मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। क्यों? क्योंकि पोर्टुगीज़ को पता होता है कि इंग्लिश जो है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो पहले ही मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेते हैं। जो राजा होते हैं, जो हेनरी होते हैं, हेनरी ऑफ इंग्लैंड की शादी कर दी जाती है कैथरीन ऑफ पोर्चुगल से, और मैट्रिमोनियल अलायंस करके ये उनकी डोमिनेंसी को इंडिया में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो डचेस होते हैं वो इनिशियल लेवल पे साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, और डचेस का एक छोटा सा कंटिंजेंट जो होता है वो इंडिया में ट्रेड करता रहता है। और जब उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ने लगती है तो फिर ब्रिटिशर्स को ये चीज़ें पसंद नहीं आती और बैटल ऑफ वेदरा हो जाता है ब्रिटिशर्स के बीच में और डचेस के बीच में। तो बैटल ऑफ वेदरा जो 1759 में होता है उसमें ब्रिटिशर्स डचेस को बुरी तरह से हरा देते हैं, और डचेस जो होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की डोमिनेंसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं राइवरी दो सुप्रीम पावर्स के बीच में, दैट इज़ फ्रेंच एंड इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में एक काफ़ी लंबा संघर्ष चलता है कार्नेटिक सीरीज़ ऑफ वॉर में। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल होता है वो तो बैटल ऑफ वॉन्डिवोस जो 1760 में होता है। जो बैटल ऑफ वॉन्डिवोस होता है उसमें इंग्लिश जो होते हैं वो फ्रेंच को पूरी तरह से हरा देते हैं और बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर टू रूल इंडिया, और इंडिया के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं रूल करने के लिए। बट अभी इनका चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुआ, इन्होंने अपने सिर्फ एक्सटर्नल चैलेंजेस को न्यूट्रलाइज़ किया है। अभी अपने इन्होंने एक्सटर्नल चैलेंजेस को न्यूट्रलाइज़ किया है, अभी इनके पास इंटरनल चैलेंजेस बचे हुए हैं। तो इंटरनल चैलेंजेस को किस तरह से हैंडल करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमिनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब इन्होंने फॉरेन पावर्स को सप्रेस कर दिया है, अब इनकी बारी है लोकल रूलर्स की, किस तरह से लोकल रूलर्स को इंटरनल चैलेंजेस को सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंग्लो सिख वॉर होता है। एंग्लो सिख वॉर में ये पंजाब को कैप्चर कर लेते हैं। एंग्लो मराठा वॉर होता है जिसमें मराठवाड़ा के एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। फिर एंग्लो मैसूर वॉर होता है जिसमें ये प्रेजेंट डे कर्नाटक और केरल के एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। फिर कार्नेटिक सीरीज ऑफ वॉर होती है जिसमें मैड्रास को कैप्चर कर लेते हैं। फिर होता है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, वेरी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बक्सर, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में होती है। तो ये जो ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, यहीं पे हमें फुटप्रिंट्स मिलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको वॉर और बैटल बताए हैं ये सब आप हिस्ट्री में इन डेप्थ में पढ़ेंगे। मैंने आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। तो आपने यहाँ पे देखा किस तरह से उन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस को डील किया है। एक्सटर्नल चैलेंजेस को उन्होंने डील कर लिया, इंटरनल चैलेंजेस को भी उन्होंने डील कर लिया। दोनों ही चैलेंजेस को उन्होंने सप्रेस कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब इंडिया का जो रूलर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को कैसे रूल कर रही है मैं आपको बताने वाला हूँ, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। तो जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वो 1765 में होती है, और 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है उससे मिलते हैं दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा।
बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। अब दीवानी राइट्स क्या हैं? दीवानी का बेसिकली मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन का राइट, राजस्व कर इकट्ठा करने का राइट। जैसे आज गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन करती है कई सारे सोर्सेज से, उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का पावर इंडियन से अपने पास ले लेती है। तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है और रेगुलेटिंग एक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, उसके फुटप्रिंट्स कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा एक छोटे से एग्जांपल से। आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, आपको पर मंथ 40,000 रुपीज़ देने के लिए कहा गया है, और आपको 40,000 रुपीज़ देने के लिए कहा गया, तो आप 40,000 के अकॉर्डिंग ही अपना स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे। अब आपने पहले महीने 40,000 रुपये एक्सपेंस कर दिए या खर्च कर दिए, और आपका जब पहला महीना ख़त्म हो तो आपके घर से पैसे आए सिर्फ 10,000 या 10,000। तो ये जो 30,000 का जो फिनेंशियल मिसमैच है, या फिर मैं कहूँ कि ये जो फिनेंशियल मिसमैच है 30,000 का, ये आपको फिनेंशियल क्राइसिस में लाके खड़ा कर देगा। इन द सेम वे कुछ ऐसा ही ब्रिटिशर्स के साथ भी होता है। जब वो बंगाल को कैप्चर कर लेते हैं और दीवानी राइट्स आ जाते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट आ जाते हैं, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो रेवेन्यू एस्टिमेशन करती है, और रेवेन्यू एस्टिमेशन ज़्यादा करती है कि हमें इतना रेवेन्यू यहाँ से मिलेगा, बट जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ये जो रेवेन्यू का जो मिसमैच है वो उन्हें फिनेंशियल क्राइसिस में लाके खड़ा कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फिनेंशियल क्राइसिस हो जाती है तो उन्हें बंगाल को हैंडल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और जब एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फिनेंशियल क्राइसिस से, तो उन्हें फिनेंशियल क्राइसिस से निकलना होता है। तब वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लेने जाते हैं। कौन लेने जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लेने के लिए जाती है। बट जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो क्राउन के अंडर काम करता है या गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट के अंदर। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो कहती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया को हैंडल कर पाने में इनेप्ट है, या फिर इंडिया को हैंडल प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। तो अगर आपको फिनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलना है और लोन चाहिए तो हमारी कुछ रिकमेंडेशंस माननी पड़ेंगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड कहती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, उन्हें उनकी रिकमेंडेशंस माननी पड़ती है, और जो कंडीशन रख देते हैं उन कंडीशन को उन्हें मानना पड़ता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो रेडी रहती है उनकी रिकमेंडेशंस को मानने के लिए। तो वो पूछते हैं कि क्या रिकमेंडेशंस है आपकी, तो वो जो रिकमेंडेशंस देते हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड कहती है हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भेजेंगे, उसमें हम रिकमेंडेशंस देंगे, उन रिकमेंडेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी किस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड है वो एक लूप होल, जो फिनेंशियल क्राइसिस का जो लूप होल होता है उससे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एंटर कर जाती है। और यही चीज़ मुझे आपको समझानी थी। जैसे फॉर एग्जांपल जो रिलायंस जियो की कंपनी है उसको मैनेज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए वहाँ के सीईओ होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जो जियो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जियो को रेगुलेट नहीं कर सकती है। इन द सेम वे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड उसे रेगुलेट करना स्टार्ट कर देती है तो आपको रीज़न समझ में आ ही गया होगा कि फिनेंशियल क्राइसिस जो होती है, फिनेंशियल क्राइसिस निकलने के लिए जो हेल्प करते हैं वही बेसिक पॉइंट बनता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और हम अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हम उसमें यही सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और जो रेगुलेटिंग एक्ट होगा हम उस पर डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू। अगर आप